हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज मैं आपको गद्य खंड के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं ये, आज हम सब पढ़ेंगे मिल करके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है और अपने अपने कॉपी पर नोट भी करना है ताकि ये आपको आगे के लिए भी याद बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपकी बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज आपको पढ़ाने के लिए सोचा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है, गद्य व पद्य में क्या अंतर है, यानी कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके हिसाब से देखते हैं, गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जो गद्य में विषय वस्तु होती है उस हिसाब से हम काव्य में नहीं लिखा जाता है, उस हिसाब से काव्य की विषय वस्तु और भाषा शैली अलग होती है। गद्य में हम कहानी के रूप में लिखते हैं जबकि पद्य में हम किसी कविता के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों में ही पर्याप्त अंतर होता है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। यानी कि गद्य में होता क्या है कि हम वो लिखते हैं जो कि हम सोचते हैं और जो कि हम करते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम गद्य में लिखते हैं, जबकि काव्य में हम जो भी होता है हम कल्पना पर आधारित लिखते हैं। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं, चाहे वो गद्य में लिखने वाला कोई हो या काव्य में लिखने वाला कोई हो, लेकिन जिस पर हम ज़्यादा चिंतन करते हैं उसी विषय पर गद्य और काव्य में लिखा जाता है। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। हम अपने मस्तिष्क में जो भी सोचते हैं वो हम गद्य में कहानी के रूप में, किसी नाटक के रूप में, किसी उपन्यास के रूप में लिखते हैं। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि है। देखिए इसमें दिया भी है, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि है। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत काल्पनिक है, जबकि संक्षेप में देखा जाए तो काव्य जो है वो कल्पना पर आधारित होता है। कभी जो सोचता है उसको काव्य में लिखता है, किंतु गद्य का व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक रूप में हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी की ऐसी कभी कभी ऐसी घटनाओं को लिख देते हैं जो कि हमने कभी देखी हुई होती हैं। तो सरल भाषा में अगर हम इसको समझें कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, तो सरल भाषा में अंतर यह होता है कि जहाँ पर कोई कहानी, कोई कथा, किसी की व्याख्या, किसी का वर्णन आदि किया जाता है तो वह होता है गद्य, और जबकि काव्य वह होता है जो कि जैसे कि कोई कविता हो गई, कोई दोहा हो गया, सोठा हो गया जिसको गाया जा सकता है, वह होता है पद्य, उसको पद्य कहते हैं। यह तो हो गई आपकी संक्षेप में, यानी कि आपको समझने के लिए सिर्फ मैंने बता दिया है गद्य और काव्य में अंतर क्या होता है, ताकि आप देख के तुरंत ही इसको पहचान सकें, इसको जान सकें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है? वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद भी करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा कि हिंदी गद्य के विकास का जो विभाजन हुआ है वो किस समय से और किस समय तक की समयावधि के हिसाब से हुआ है। तो देखिए, पूर्व भारतेंद्र युग यानी कि प्राचीन युग ये चला है 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक ये चला है। इसके बाद आ जाते हैं भारतेंद्र युग पर। तो भारतेंद्र युग चला है सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक चला है। इसके बाद आता है शुक्ल युग, यानी कि जिसको छायावादी युग भी कहते हैं। तो यह सन 1919 से सन 1938 ईस्वी तक चला है। इसके बाद आ जाता है शुक्लोत्तर युग, यानी कि छायावादोत्तर युग कहते हैं। ये दोनों ही छायावादी युग और छायावादोत्तर युग दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों के सन भी अलग अलग है। ये 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक चला है। इसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग ये आता है, ये सन 1947 से अब तक चला आ रहा है। स्वतंत्रोत्तर युग के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि 1947 में हमारा जो देश भी स्वतंत्र
स्वतंत्र हुआ था उससे लेकर के अभी तक ये चला आ रहा है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी कि ये युग क्या है और ये कब कब चले, इनका नाम ये क्यों पड़ा है। लेकिन अभी आपको फिलहाल में ये आपको कॉपी पर लिख लेने हैं, इसके बाद में इनको आपको सन याद कर लेना है कि कौन सा युग जो था वो किस ईस्वी से किस ईस्वी तक चला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? देखते हैं हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो ये पूछ देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार, श्रावकाचार जो है वो हिंदी का पहला ग्रंथ है जो कि देवसेन ने लिखा है, देवसेन द्वारा रचित है। याद कर लेना है इसको, श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है, देवसेन द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है वो कौन से कृति से माना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी आया भी था शायद हाफ ईयरली एग्जाम में, 11th और 12th के हाफ ईयरली एग्जाम में इसको पूछा भी गया था और मेरे ख्याल से शायद ये बोर्ड के एग्जाम में भी आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग, अकबर के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था गंग, द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें 2-3 लघु उत्तरी क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अदा की है। आगे देखिए, समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं। समाचार पत्र जो हैं वो किसी भी विधा में लिखे जाते हैं और ये जो है अपना किसी के भी बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उसमें इनका प्रचार प्रसार कराने में मदद करते हैं। तो अब जो मुख्य प्रश्न है इसका वो यह है, सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण, याद कर लेना है, समाचार सुधावर्षण तथा उत्तर प्रदेश में प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था समाचार सुधावर्षण था और उत्तर प्रदेश में प्रसारित पहला समाचार पत्र का नाम है बनारस अखबार। यह माना गया है कि ये बनारस अखबार सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यह प्रसारित हुआ था। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार, हिंदी का जो सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था वह कौन सा था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है, ये अभी भी पूछा गया था और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ये सिर्फ आपको 10th में ही नहीं बल्कि 11th और 12th में भी यही क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चन चलने वाले हैं और ये अभी पूछा भी गया है शायद क्वेश्चंस में जो भी अभी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया था 11th और 12th के एग्जाम में। तो इसका जो है हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, याद कर लेना है इस नाम को, उदंत मार्तंड, और जो कि कोलकाता में से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड इसका नाम है जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो इसको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की भाषा शैली क्या है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा है। यानी कि पहले जो भाषा में दोष पाए जाते थे उन सबको अलग रख के इन्होंने एक नई भाषा का उद्गम किया। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ इन्होंने संस्कृत के शब्द भी लिए। सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द भी इनकी भाषा में आए। जो विदेशी शब्द थे उनको भी इन्होंने भाषा में लिया है, अपनी भाषा में लिया है। और जो भी तद्भव तत्सम जो विदेशी शब्द थे, जैसे संस्कृत के कुछ शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की है। अपनी जितनी भी कृतियाँ इनकी हैं उनमें इन्होंने कहावतों का और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है, द्विवेदी युग युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा? ये द्विवेदी युग जो है, जो अभी आपने पीछे पढ़ा है कि ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक चला है, ये द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा? इस युग की समय सीमा भी लिखिए।
जैसा कि आपने अभी पढ़ा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला है द्विवेदी युग। तो इसमें ये बताया गया है कि इस युग की समय सीमा लिखिए। तो ये किसके नाम पर पड़ा है, किस साहित्यकार के नाम पर? द्विवेदी युग। देखो, भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये पड़ा है। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इस युग की समयावधि है 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना है। शुक्ल युग के 5 गद्यकार हैं। पहला है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास और रामधारी सिंह दिनकर। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो गद्य के थे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। तो इनको आपको याद करना है और नोट भी कर लेना है। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू।